प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए 12th क्लास के फिजिक्स का 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथियों ये सारे प्रश्न को हमने क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन बैंक हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को सभी साथी अच्छे से याद करते चलिएगा। ओके, चलिए देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने दिया गया है। सभी बच्चे आंसर को भी लगाते चलिएगा। पूछा जा रहा है किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। बच्चों आपसे ये पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कितना से कम नहीं हो सकती है। तो बच्चों आप लोगों ने एक चीज तो पढ़ा होगा सर, Q बराबर जो NE होता है, ये नंबर हमने बताया था कि नंबर कभी भी ये पॉइंट में नहीं होता है और यह एक से नहीं होता है कम। और एक इलेक्ट्रॉन का अगर मान ज्ञात करो मेरे भाई तो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब होता है। तो गुना एक करोगे तो हमारा सेम निकलेगा ना भाई, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब हो जाएगा। यानी कि इससे कम नहीं हो सकता है। तो बताओ 1 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों आपको यह भी पता होगा कि सबसे छोटा जो आवेशित कण होता है वो कौन सा सर, इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब ही होता है। बहुत अच्छे तरीके से समझ के करो जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में याद होता चले। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। दूसरा नंबर सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। मेरे भाई हमने ये बताया था कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। यानी कि हमारा जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसीलिए आप याद रखना, ऐसे एग्जाम में 2 नंबर में आपसे ये पूछेगा कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखे, तो आपको लिखना पड़ेगा। क्योंकि आपको ये भी पता है कि सर जब तक लिखेंगे नहीं तो हमारा नंबर नहीं मिलने वाला है। इसीलिए अगर आप देखो हम आपके साथ इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका ये फर्ज है कि हमसे ज्यादा मेहनत आप करोगे तो फिर आपका रिजल्ट बेटर होगा। इसलिए अभी से मेहनत करना आप स्टार्ट कर सकते हो साथी। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या होता है। सर ये इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जस्ट हमने ऊपर बताया ये इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी हमने बताया आपको कि 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब के बराबर होता है। यानी कि 3 नंबर सवाल का जवाब आपका सी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। जहां समझ में नहीं आए वहां आप कमेंट करके पूछो, हम आपके जब ये जो भी क्वेश्चन होगा उसका रिप्लाई जरूर देंगे। देखो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है सर। आवेश का विमा भी एग्जाम में पूछा जा रहा है। विमा क्या होता है पहले ये बताओ कि आवेश का मात्रक क्या होता है। तो सर ये कूलम्ब होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या है बच्चों, कूलम्ब है। अगर विमा पूछेगा तो सर आवेश को क्यू द्वारा दर्शाते हैं। क्यू बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आई गुना में टी होता है। देखो धारा का हम एम्पियर मात्रक लेंगे, टाइम का टाइम रहने दो। यानी कि सर इसका डायमेंशन जो होगा वो एटी हो जाएगा। ये भी आपको याद रखने हैं। एकदम समझ में आ रहा होगा, मैं ये उम्मीद कर सकता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 5वां नंबर सवाल देखो, छोटा सा एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है और ऐसा दे देता है जिससे कि बच्चा कंफ्यूजन में पड़ जाए फिर छोड़ के आ जाए। नहीं साथी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हो। पूछा जा रहा है 8 कूलम्ब ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। आप लोगों ने पढ़ा हो ना, क्या पढ़े हो सर, Q बराबर NE पढ़े है ना, यही वाला बात पढ़े हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि नंबर पूछा गया है। N बराबर तब क्या हो जाएगा सर, Q बटा में E हो जाएगा। अब देखो ये हमारा ऊपर में जो चार्ज है ये कितना दिया गया सर, 8 कूलम्ब दिया गया। तो चुपचाप से हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने बता चुका है सभी बच्चे को कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब होता है। अच्छे से समझ के करना है। अब देखो इसे हम अगर ऊपर भेजे तो 8 बट्टा में अगर करें तो 1.6 है। यहाँ पे 1.6 लिखो और ये हमारा 10 गुना 10 पर पावर माइनस जो 19 है ये उसको ऊपर भेज दो। यानी कि ऊपर इसको भेजे तो 10 पर पावर 19 हो जाएगा। क्योंकि सर यहाँ माइनस में है ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। अगर हम पॉइंट को उड़ाए तो ऊपर में 0 लगा देंगे। 16 के 16 और 16 पचे का 80 हो जाता है। यानी कि सर बचा कौन सा, 5 गुना 10 पर पावर 19 बचा, जो कि विकल्प नंबर हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो हमारे साथ सभी क्वेश्चन का आंसर लगाते चलो, बहुत अच्छे से लगाते चलो। देखो आकाश का तरंग संचार
आधारित है। आकाश का जो तरंग संचार आधारित होता है वो आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर आधारित है। 6 नंबर सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। क्या होगा सर? ऑप्शन ए ही करेक्ट है, इसके अलावा कोई विकल्प को नहीं लगाना है। हमारे साथ बोलते चलो, क्लास में बोलोगे तभी याद होगा। इधर देखो, लाल टी शर्ट आपको ही बोल रहे, इधर देखो, क्लास को देखोगे तभी तो समझ में आएगा। इधर उधर ऐसा नहीं कि क्लास भी कर रहे हैं इधर उधर देख रहे, फिर नहीं हो पाएगा याद। देखो, उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? उपग्रह संचार में कौन सा भाग प्रयुक्त होता है सर? वो सूक्ष्म तरंग होता है। क्या एक बार बताओ जल्दी से। बिल्कुल सर, इसमें माइक्रोवेव्स होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो 8 नंबर सवाल, मात्र 35 ऑब्जेक्टिव को इसमें कवर करेंगे। देखो, रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का कौन सा रूप होता है? जल्दी से बताओ आप लोग। रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का जो रूप होता है सर वो कौन सा होता है? तो वो हमारा एनालॉग सिग्नल होता है। और आपको ये भी पता होगा कि लगातार बदलने वाले सिग्नल को हम लोग एनालॉग सिग्नल कहते हैं। तो बताओ इसमें कौन सा होगा? रेडियो है, टेलीविजन है, वही वाला लगातार बदलने वाला हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल का जवाब बताओ। दशमिक संख्या 18 का द्विआधारी तुल्यांक क्या होगा? तो 18 का निकाल लेंगे ना भाई मेरे। देखो 2 से लगाओ, 9 दूना के 18 हुआ, तो क्या शेष कुछ बचा है? नहीं, 0 बचा है सर। चलो फिर 2 से लगाओ, 4 दूना के 8, देखो यहाँ पे 4 दूना 8, शेष कितना बचा? 1 बचा, ऊपर में लिख दो। फिर 2 से लगाओ, 2 दूना 4 हुआ तो शेष नहीं बचा। फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2 हो जाएगा और शेष सर 0 बच गया, यानी कि नीचे से अब हमें ऊपर जाना पड़ेगा। 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 और इसमें द्विआधारी पूछा 2 लगा दो। बताओ कौन सा? 1 0 0 1 0, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 9 नंबर सवाल का जवाब। और बच्चों ये बताओ, क्या आप ये समझ गए हो? क्योंकि एग्जाम में ऐसा प्रश्न हर एक बार देखने को मिलता है और आपके सामने अगर देखने को मिला तो फिर छोड़ के नहीं आओगे। देखो, अर्धचालकों में अपद्रव्यों को डालने से क्या होगा? अर्धचालकों में अपद्रव्यों को डालने से सर उनकी चालकता बढ़ जाती है। क्या होती है? उनकी चालकता, उनकी कौन सा कंडक्टिविटी जो होती है वो कौन सा होता है सर? वो बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, आपको ये याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, अगला नंबर सवाल ये रहा। एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस ऑफ अ हेल्दी पर्सन भाई अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? ये सर 2 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि हमने ये बताया था अगर आपसे क्या पूछेगा बच्चा पार्टी, अगर आपसे पूछेगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अगर आपसे पूछे तो क्या लगाओगे? हमने बताया था ये 25 सेंटीमीटर हो जाता है बच्चों। लेकिन हाँ यहाँ पे देखो, एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर है। आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रकाश वर्ष जो है बच्चों ये किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी होती है। एक वर्ष में बच्चों याद रहे, प्रकाश वर्ष का जो मान होता है वो होता है 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर में हो जाता है। ये तो आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर प्रकाश का वेग पूछे तो वो 3 गुना 10 पर पावर 8 होता है। ये तो सबको पता होगा मीटर पर सेकंड में, तो ये भी आप याद रख सकते हो, एग्जाम में आएगा आप लगा के आओगे। अच्छा, प्रकाश ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक बताओ, जल्दी से ये कमेंट करो। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक आप हमें बताओ जल्दी जल्दी से सर, जल्दी से आप हमें बताओ दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा? नहीं बताओगे क्या बच्चा पार्टी? बहुत गलत बात है। आपको ये पता होगा दूरी का जो सर सबसे बड़ा मात्रक होता है वो कौन सा होता है, आप बताओ। हम तो नहीं बताने वाले, आप लोगों को जल्दी जल्दी से बताना है। चलो इसका आप कमेंट करके रखो, इसका हम लास्ट में बताएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा 13 नंबर सवाल। एक उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? हमने ये बताया था कि निकट दृष्टिता को दूर करना है तो इसमें अवतल लेंस की जरूरत होती है। अवतल लेंस बच्चों ये आपको याद रखना है। अब देखो दूर दृष्टि
दोष दूर करना है तो इसमें उत्तल लेंस की जरूरत है। कौन सा लेंस बच्चों, याद रहे हमारे साथ, बोलो। उत्तल लेंस का जरूरत है सर। अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस उपयुक्त होता है। बेलनाकार सर, बेलनाकार लेंस उपयुक्त होता है इसमें। और ये बचा दूरदर्शिता, जिसमें कि कौन सा होता है सर, बाइफोकल लेंस यूज होता है। कौन सा होता है, बाइफोकल लेंस यूज होता है। तो बताओ, यहाँ पे पूछा जा रहा है उत्तल लेंस के द्वारा, यानी कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने वाला बात हो रहा है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखो, प्रकाश के रंग का कारण क्या है, इसकी आवृत्ति। प्रकाश के रंग का कारण सर इसकी आवृत्ति है, बिल्कुल सही आंसर है 14 का। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखो, जब भी मन हो आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, अगर आपको याद नहीं है तो फिर याद कर सकते हो। सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई क्या होती है। सामान्य समायोजन में पूछा जा रहा है, जो कि विकल्प नंबर FO प्लस FE होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बच्चा पार्टी लगाते चलो हमारे साथ आंसर को, क्योंकि बच्चों बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं होता है, इसीलिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। देखो, जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ती है, उसी के साथ साथ निम्न में से नाभिक से संबंधित किस राशि का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ेगा, किस में परिवर्तन नहीं होगा, ये पूछा गया। तो सर डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 16 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलो 17 का जवाब बताओ आप लोग। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध क्या है। ये तो सब बच्चा पार्टी पढ़े हैं, इसका आंसर आप गलत नहीं करोगे। कौन सा होगा आइंस्टीन साहब का, E बराबर mc² होता है क्या। बिल्कुल सही आंसर है। ओके, एग्जाम में ऐसे आपसे पूछेगा, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध किसने दिया था, तो आप क्या लगाओगे, आइंस्टीन साहब ने। बच्चों देखो, एक ऑब्जेक्टिव से बहुत सारा बन जाता है, यानी कि ये देखो ऐसे करके लिख देगा, E बराबर mc², बोलेगा ये किसका मतलब ये संबंध है, ये किसने दिया था, तो आप लगाओगे सर आइंस्टीन साहब ने दिया था। ये हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे, याद तो रखना पड़ेगा भाई। चलो आगे बढ़ते। 18 का जवाब बताओ, परमाणु के भीतर धनावेशित सूक्ष्म भाग को क्या कहते हैं। परमाणु के भीतर पूछा गया है, और हमने क्या बताया था, उसे हम लोग नाभिक कहते हैं। अच्छा ये बताओ, नाभिक की क्या पूछेगा बच्चों, एग्जाम में आएगा। देखो इधर ध्यान से देखो, नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है। नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है, सबको पता होना चाहिए सर। कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर होती है। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते। अगला नंबर सवाल देखो, 19 नंबर सवाल है, परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। बताओ जल्दी से बच्चा पार्टी, सही सही कमेंट करके बताना लास्ट में कि कितना सही कर पाए हो। उसके बाद हमें भी तो पता चलेगी कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, आप कैसा तैयारी कर रहे हो। चलो बताओ जल्दी से, परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। सर यह दिया गया डाल्टन साहब के द्वारा। किसके द्वारा, डाल्टन साहब के द्वारा। कब दिया गया था सर, 1803 ईस्वी में दिया गया था। ये आपको याद रखने सर, कब दिया गया था, 1803 ईस्वी में, पदार्थों की संरचना के अनुसार दिया था। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। देखो, टॉमसन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का, क्या ज्ञात करते हैं, टॉमसन विधि के द्वारा इलेक्ट्रॉन का क्या ज्ञात करेंगे, ये बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। पहले तो आपको ये पता होगा सर, आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात करते हैं। चलो ये तो हम जान गए सर, आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है सर। और द्रव्यमान कितना होता है ये बताओगे क्या सर, बिल्कुल 9.1 × 10⁻31 kg होता है। देखो इसको अगर आप इसका अनुपात निकालोगे, मतलब आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात है, तो आवेश कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और बटा में 9.1 × 10⁻31 kg हो जाता है। यही दोनों का जो अनुपात होगा वही क्या होगा, टॉमसन विधि द्वारा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात हो जाएगा। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल देखो, प्रकाश किरण के तीखे कोण से मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं सर, व्यतिकरण तो नहीं कहेंगे, अपवर्तन भी नहीं, इसे हम लोग विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, डिफ्रैक्शन कहते हैं। राइट आंसर
बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ अगला नंबर सवाल का जवाब पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सबसे उत्तम एक वर्ण प्रकाश का स्रोत है? वो लेजर होता है। सर इसका आविष्कार कब हुआ था? कोई बच्चे बताओगे क्या? लेजर का आविष्कार कब हुआ था? बिल्कुल सर 1960 में हुआ था। लेजर का आविष्कार कब हुआ था? 1960 में हुआ था। एग्जाम में आएगा तो आप लगाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर सवाल का जवाब बताओ। लो भैया हमने पूछा था और बताया भी था दोनों। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, इतने से लाइन को पढ़ना, इतू सा देखो बताओ क्या होगा। हमने बताया था कि फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर लगाना और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर लगाना, यानी कि आप कहोगे सर वो हमारा विकल्प नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो बताओ अगला नंबर सवाल का जवाब। 24 नंबर सवाल है, बताओ जल्दी से। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होगा? यहाँ पे सर एक सरल सूक्ष्मदर्शी यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप है और इसके द्वारा प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बन जाता है। 24 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न कई बार लगातार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर सवाल का जवाब बताओ। मृग मरीचिका का कारण क्या है? सर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। TIR आप बहुत अच्छे से याद रखोगे, क्योंकि ये भी एग्जाम में आया हुआ है। अच्छा ये पूछेगा, कौन सा पूछता है सर? अच्छा इसी में होता है हमारा, क्या होता है पूछेगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसके लिए आवश्यक शर्तों को लिखिए, ये 2 नंबर में आएगा। अच्छा ये बताओ, हीरा वाला सिद्धांत भी इसी पर आधारित है और हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है और इसके लिए क्रांतिक कोण 24.41 डिग्री होता है। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर सवाल देखो। हीरा का अपवर्तनांक लो जस्ट हमने ऊपर बताया, और जितने बच्चे ध्यान से देख रहे होंगे तो उसका सही होगा। 2.42 होता है सर। कितना होता है? 2.42। हीरा का अपवर्तनांक 0.42 है। हमारे साथ बोल लो 1-2 बार, सही हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। चलो बताओ 27 का बताओ। यहाँ पे देखो 2 लेंस है जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर है, प्लस में 5 डायोप्टर है। दोनों को संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी क्या होगी? यहाँ पे 2 लेंस है, लेकिन यहाँ पे कोई ये नहीं है कि एक उत्तल है एक अवतल है, या फिर एक अवतल है एक उत्तल है, ऐसा नहीं है। दोनों जो है वो लेंस ही है, और इसमें मतलब दोनों को संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी पूछा जा रहा है। तो बताओ बच्चा पार्टी क्या लगाओगे इसका राइट आंसर? सर हमने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर हम एक को क्या माने, P1 मान लेते, पावर 1 मान ले तो -15 डायोप्टर मान लेते हैं, और एक को हम मान लेते सर, ये एक को क्या मान लेंगे, P2 मान लेते, तो P2 बराबर कितना, प्लस का 5 डायोप्टर यहाँ पे दिया गया है, डायोप्टर में दिया गया है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, P बराबर क्या होगा सर, P1 प्लस में P2 हो जाएगा। यहाँ से करो, P1 -15 दिया गया है और प्लस में P2 5 दिया गया सर, -10 डायोप्टर में। लेकिन सर यहाँ तो डायोप्टर आप निकाल दिए, हमसे तो पूछा है फोकस दूरी, तो घबरा काहे रहे हो बच्चों? एक फॉर्मूला और पढ़े, P बराबर 100 बाई फोकस दूरी। अब यहाँ से F निकालेंगे तो F बराबर 100 बाई P होगा, लेकिन P तो यहाँ पे सर P देखो -10 दिया गया, माइनस को ऊपर भेज दो, 10 लिख दो नीचे, 10 दहीन के 100 हो जाएगा, यानी कि -10 सेंटीमीटर हो जाएगा फोकस दूरी। बताओ कौन सा बी ऑप्शन करेक्ट होगा 27 का? देख रहे हो कितना सिंपल सा सवाल है, देखने में लगता बड़ा भारी सा सवाल है। विस्थापन धारा का मात्रक क्या होगा? विस्थापन धारा का मात्रक क्या होगा सर? एम्पियर होगा। विद्युत धारा का भी अगर हमसे पूछेगा, विद्युत धारा भी पूछेगा सर, तो भी हम क्या लगाएंगे? तो भी हम लोग एम्पियर को ही लगाते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। ओके चलो बताओ। अच्छा एक चीज और याद रखना कि विद्युत धारा जो है ना सर, ये एक अदिश राशि है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ये भी आप याद रखोगे। चलो बताओ 29 नंबर सवाल है। इनमें से विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है कौन सा ऐसा है जो विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाता है? कैथोड किरण है, नहीं होने वाला गामा किरण होता है, ये दोनों याद रखोगे। चलो बताओ 30 नंबर सवाल है। एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य लगभग कितना होता है बच्चों? बताओ एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य लगभग 1 एंगस्ट्रम होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको बच्चों बहुत अच्छे याद रखना है, और आपको यह भी पता होगा सर, क्या पता है, 1 एंगस्ट्रम बराबर जो होता है वो क्या होता है, 10 पर
पावर -10 होता है, ये आप याद रखना, एग्जाम में आ चुका है, ऐसे आएगा तो भी लगा देना आप। चलो बताओ आरसी का विमीय सूत्र क्या है, ये भी पूछने वाली सर। ये आर मतलब प्रतिरोध, सी मतलब धारिता, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा ना उसी का विमीय सूत्र पूछा है। बड़ा आसान सा सवाल है, आर पूछा है और इनटू में सी पूछा है। हमने पढ़ा है आर बराबर भी बट्टा में आई, गुना लिखो सी बराबर क्यू बट्टा में भी पढ़े हैं, ये पढ़े हो बच्चों, इतना तो सब कोई पढ़े हो। बताओ पढ़े हो ना बच्चा पार्टी? सर इतने में नहीं पूछा है, हमसे कुछ और पूछा है। अब देखो क्या करोगे आप लोग, बताओ जल्दी से। आर यानी कि भी बट्टा में आई है, तो भी बट्टा में हम आई कर देंगे, या फिर भी पे भी काट सकते हैं। तो पहले ये बताओ कौन सा करोगे, कौन सा मेथड सबसे अच्छा होगा। आप लोग ये भी बता सकते हो सर भी बट्टा में आई और सी बराबर क्यू बट्टा में भी होता है, तो क्यू बराबर हम लोग क्या पढ़े सर, क्यू बराबर आई और टी भी होता है, आई गुना में टी होता है, तो ये हम कॉमन रखते हैं ऐसे याद रखने के लिए, आई और टी होता है। अब देखो आरसी का पूछा है सर, भी बटा में आई लिखेंगे, गुना में क्यू बटा में, यहाँ पे देखो क्यू का क्या लिखेंगे सर आई, गुना में टी लिखेंगे, बटा में क्या सर भी लिख देंगे। बिल्कुल सर, यहाँ पे आई है और ये देखो ये आई से ये आई गया, ये भी से ये भी गया। सर बचा कौन सा, सिर्फ और सिर्फ हमें टाइम बच गया है, जिसमें सिर्फ टाइम बचा हो वही ऑप्शन लगा लो। इसमें टाइम पर जीरो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, साथ ही बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हो कितना सिंपल सा आंसर है। चलो बताओ अगला नंबर सवाल का जवाब, 32 नंबर सवाल देखो जल्दी से बताओ। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, ये भी तो आसान सा सर, वोल्टेज घटती है। बिल्कुल सही आंसर है, वोल्टेज वाला बात आप लगा सकते हो, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को सर विद्युत ऊर्जा में बदला जा रहा है, तो क्या हम इसे डायनेमो कह सकते हैं क्या? बताओ आप लोग ही क्या कहेंगे, इसे डायनेमो कहेंगे। और लेकिन अगर हम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते तो इसे मोटर कहते बच्चों, ये दोनों याद रखना। चलो बताओ 34 नंबर सवाल देखो, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है सर। प्रतिघात रहे, प्रतिरोध रहे, धारितीय प्रतिघात रहे, प्रतिबाधा रहे, सबका हम ओम लगाते आए हैं। ऐसे फैराड किसका होता है, फैराड जो होता है ना सर, ये किसका होता है बताओ पहले आप लोग। सर ये धारिता का होता है, किसका होता है, धारिता का होता है। वोल्ट किसका होता है सर, ये विद्युत विभव का होता है। एम्पियर किसका होता है सर, ये धारा का होता है। तो बच्चा तो सिर्फ यही ना, तो ऑप्शन ए लगा देते हैं। चलो अगला नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है। प्रत्यावर्ती धारा ऊष्मीय प्रभाव को ये प्रदर्शित करती है। कौन सी धारा बच्चों, ऊष्मीय धारा को ये क्या करती है सर, प्रदर्शित करती है। हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, इस क्लास में हम लोगों ने 35 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट किया, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था हमने करा दिया, और 35 अगले क्लास में हम करवाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको याद जरूर करना। याद करने से बच्चा पार्टी देखो अभी से हमारा मेहनत जारी रहेगा, तभी तो कुछ कर पाएंगे ना जिंदगी में। इसीलिए हमें पहले क्या करना, याद करना। जितना पढ़ाते जा रहे हैं ना सर, बिल्कुल एकदम कसम खा लो कि सर जितना आप पढ़ाओगे ना उतना हम याद करते चलेंगे। ये सोच लो, आज मतलब बोल रहे हो ना, अपने मन में बोलो, ऐसे हमें नहीं बताओ, अपने मन में सोचो कि सर आज से हम पढ़ाई स्टार्ट के बीच में कभी नहीं रुकेंगे। हम भी अब आपको डेली क्लास देंगे बच्चा पार्टी। बस आप लोग जुड़े रहो, क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा सारे बच्चे, और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो डेली क्लास के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शाम के 7 बजे आप लोग तैयार रहिएगा, कम सर शाम के 7 बजे। ओके बच्चा पार्टी, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा, मिलते हैं फिर।